शाम ढल रही थी, सूरज आखिरी रोशनी बिखेर रहा था और मुसाफिरों का एक झुंड मुश्किल से जंगल के रास्ते चल रहा था। ये सफ़र उन्होंने बायरन कंपनी के मशहूर ट्रेड रूट पर शुरू किया था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही एक ने महसूस किया कि वो रास्ते से भटक गए हैं। वो शख्स नाराज़गी से बोल उठा कि इतनी दूर चलने के बाद भी जंगल में रात हो गई है। काफिले के अंदर टेंशन बढ़ने लगी। एक आदमी ने सीधा लीडर बायरन से पूछ लिया, क्या तुम पहली दफ़ा ये रास्ता ले रहे हो? दूसरे ने अफसोस जताया कि उसने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके गलती की और सिर्फ 10 गार्ड्स रखे। कहने लगा, अगर उसे मालूम होता कि सफ़र इतना मुश्किल होगा तो वो कभी न निकलता। बायरन ने अपनी सफाई दी कि ये उनका पहला सफ़र नहीं है, और अगर वो भटक गए हैं तो इसमें उनकी गलती नहीं। पहाड़ और ज़मीन वक्त के साथ बदलती रहती हैं। इसी दौरान बीक्स्टर और टिल्लिक साइड से सब कुछ देख रहे थे। टिल्लिक ने अंदाजा लगाया कि शायद ये रास्ता असल में बदल गया हो, कोई बाहर का असर होगा। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले बीक्स्टर ने अचानक तलवार खींच ली और बिजली की तरह आगे दौड़ा। सबसे पहला हमला हुआ। एक नल मॉन्स्टर अचानक सामने आया। सबके होश उड़ गए जब उन्होंने देखा कि उस मॉन्स्टर ने उरुक्स की बनी हुई आर्मर पहनी हुई है। तब उन्हें समझ आया, हम एक साजिश के जाल में फंस गए हैं। बीक्स्टर गरजा, किसी भी सूरत में बिखरना नहीं, जो अलग होगा जिंदा नहीं बचेगा। अचानक अंधेरे में हजारों चमकती आंखें नजर आईं। गिर्दोगिर्द मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स। टिल्लिक ने घबराकर पूछा, कितने हैं ये? जवाब आया, बेहतर है गिनने की कोशिश भी ना करो। और फिर हमला शुरू हुआ। खून रेस जंग का मंजर था। लड़ाई में चीख पुकार, मॉन्स्टर्स के खिलाफ तलवारें चलती जा रही थीं। बायरन ने हैरानी से कहा, इतनी बेरहमी, चाहे मॉन्स्टर्स ही क्यों ना हो। टिलिक ने गुस्से से उसे चुप करा दिया। जिंदा बचे तो तुझे मर्चेंट से इसकी कीमत वसूल करनी होगी। पहली वेव के मॉन्स्टर्स खत्म करने के बाद बीक्स्टर ने सबको चेताया, आराम मत करो, मॉन्स्टर ट्रैप्स कभी एक मर्तबा खत्म नहीं होते। और उसी वक्त बायरन ने उफाक की तरफ इशारा करते हुए चीख कर कहा, ट्रोल। सबकी सांसों में खौफ भर गया। ट्रोल देखकर सबको यकीन हो गया कि अब बचना मुश्किल है। एक ने चीख कर कहा, बिखरो, वरना एक ही वार में सब खत्म कर देगा। बायरन ने तो हार मान ली। सबका अंजाम आ गया। बीक्स्टर में सिचुएशन समझने की कोशिश की। क्या ये ट्रोल ट्रेंड है या किसी जंग का हथियार जो कंट्रोल से निकल गया? उसने अंदाजा लगाया कि यहां से भागना नामुमकिन है। तुरंत हुक्म दिया, 2 लोग मर्चेंट्स को बचाओ और टिलिक, ट्रोल का ध्यान अपनी तरफ खींचना। टिलिक ने चीख कर मना किया, पागल हो गए हो क्या? उन मर्चेंट्स को बेट बनाकर निकलना ज्यादा बेहतर है। लेकिन जब उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? बीक्स्टर ने सर हिलाकर कहा, हाँ, वही जो तुम जानते हो। ट्रोल का ध्यान हटाकर उसकी टांगों के बीच से निकल जाएंगे। टिलिक की लुढ़कते हुए आवाज निकलती है, मैं मरना पसंद करूंगा, मगर ये फिर से नहीं करूंगा। मगर फिर भी वो दौड़ने लगा, लेकिन अचानक रुक गया। उसने देखा कि ट्रोल उन्हें नहीं देख रहा, बल्कि किसी और तरफ घूर रहा है। फिर अचानक ट्रोल जमीन पर गिर गया, इतनी शिद्दत से कि टिलिक हवा में उछलकर दूर जा गिरा। सबकी आंखें फट गईं। ये क्या हुआ? बीक्स्टर ने कहा, मैंने नहीं गिराया। अंधेरे से एक और भयानक मखलूक सामने आई। उसकी नीली चमकती आंखें जंगल को रोशन कर रही थीं। वो शांति से ट्रोल के मुर्दे के पास गई और उसका सर नंगी हाथों से कुचल दिया। एक मर्चेंट कांपते हुए पूछता है, ये क्या चीज है? बीक्स्टर ने सर्द लहजे में जवाब दिया, शहर के लोग इसे नहीं जानते। जंगल में इसे सबसे ज्यादा खूनी समझा जाता है। कहते हैं जो इसका सामना करता है वापस कभी जिंदा नहीं आता। ये ओगर है। सब सुनसान हो गए। बीक्स्टर ने कहा, ओगर्स कम मिलते हैं, मगर इनकी ताकत, चालाकी और शिकार में लगन किसी भी मॉन्स्टर से बढ़कर होती है। फिर उसने खुद भी अफसोस से कहा, मैंने सिर्फ कहानियों में सुना था, कभी सोचा भी नहीं था कि सामने आएगा। मर्चेंट सरहाए हुए पूछने लगे, मर्सनरीज क्यों जम गए हैं? बीक्स्टर ने खुद से कहा, क्या मैं भाग जाऊं? नहीं, भागना तो उसके लिए सिर्फ खाने का इजी निशाना बन जाएगा। वो गिरफ्तार सी आवाज में गिर गया, बस अब सब खत्म है। ओगर धीरे धीरे बीक्स्टर की तरफ आया, जो जमीन पर गिर चुका था। सबकी सांसें रुक गईं जब उसने अपना खून से भरा हुआ हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। लेकिन फिर सबके लिए हैरान कर देने वाली बात हुई। वो मखलूक बोली। उसने नरम लहजे में कहा, तुमने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, अब से मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। डरने की जरूरत नहीं है।
चाहे मेरा चेहरा अलग हो, मेरे अंदर भी वही खून दौड़ता है जो इंसानों के जिस्म में दौड़ता है। फिर उसने अपना असल राज खोल दिया। मेरा नाम लियोन है। मैं आधा इंसान हूँ और आधा ओगर। ये सुनकर कैरावान के लोग एकदम खामोश हो गए। डर और हैरानी का ऐसा आलम था कि सबने बस उसे घूरकर देखना शुरू कर दिया। शायद ये उनकी जिंदगी का सबसे अजीब मोड़ था। लियोन ने फिर सबको जंगल के रास्ते अगवा किया और उन्हें लेकर बायरन विलेज तक पहुंचा। ये अरना की सल्तनत में एक दूर दराज गांव था जिसके चारों तरफ मजबूत लकड़ी की दीवारें बनी हुई थीं। जब वो काफिला गांव के किलेनुमा गेट के पास पहुंचा, ऊपर से एक गार्ड ने उन्हें देखकर आवाज लगाई, कौन हो तुम लोग? अपनी पहचान बताओ। कैरावान के लोग बच जाने की सोचकर हल्का सा सुकून महसूस कर रहे थे। बायरन ने थकावट और दर्द से कराहते हुए कहा, मुझे लगा था यही मेरा आखिरी दिन है। टिल्लिक ने गुस्से में मर्चेंट्स को गालियां दी और उनकी तरफ बुरी बुरी बातें भुकी। लियोन ने उन्हें गेट तक पहुंचाया। कैरावान के एक मेंबर ने गार्ड से पूछा, ये दीवार मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए बनाई गई है ना? गार्ड ने लियोन को पहचानकर हैरत से आवाज लगाई, लियोन, तुम कितने दिन से गांव से बाहर थे और ये लोग कौन है जो तुम्हारे साथ हैं? लियोन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये एक मर्चेंट कैरावान के लोग हैं। जंगल में लकड़ी इकट्ठी करते वक्त मेरा सामना इनसे हुआ था। मैं इन्हें विलेज चीफ के पास लेकर जा रहा हूं। लेकिन गार्ड, जिसका नाम डैरिल था, अभी भी शक में था। उसने कहा, लियोन, मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूं, लेकिन हमें कैरावान के आने का कोई पैगाम नहीं मिला। क्या पता ये मर्चेंट्स के भेस में लुटेरे हों। ये इल्ज़ाम सुनकर बायरन भड़क गया। वो चिल्ला उठा, हम लुटेरे नहीं हैं, हम सिर्फ रास्ते से भटक गए थे। तुम्हारे ही गांव की चीफ ने हमें गलत रास्ता बताया था। मगर डैरल ने अपना स्टैंड नहीं बदला। उसने सख्ती से कहा, गांव के हिफाजत पहले है। अगर तुम अपनी पहचान साबित नहीं कर सकते तो लौट जाओ। मर्चेंट बहुत ही परेशान हो गया और गुस्से से बोला, कम से कम चीफ को बुला लो। तब लियोन ने दरमियान में आकर कहा, डैरल, हिफाजत जरूरी है, लेकिन ये लोग भी अभी चाहिए। मैंने जंगल की चीख सुनी थी, रास्ता बदल गया है। इसका मतलब कोई एरिया से छेड़छाड़ कर रहा है। शायद गांव को भी मदद की जरूरत पड़े। फिर उसने डैरल को यकीन दिलाया, अगर कुछ गलत हुआ तो मैं खुद संभाल लूंगा। इस बात पर गार्ड ने उन्हें अंदर आने दिया। मंजर बदलकर बायरन विलेज हॉल में आ गया, जहां कैरावान के लोग विलेज चीफ और कुछ बसियों के साथ बैठ गए। सरदार, जो एक बुजुर्ग आदमी था, दूसरों के साथ हंस रहा था जब सब ने लियोन की बात दोबारा दोहराई। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो खुद इस मसले को संभालने का दावा कर रहा है। बायरन ने हंसी में कहा कि सरदार हद से ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, जबकि एक ताजिर ने सुकून का इजहार किया कि वो सब मुआवजे से बचकर सलामत यहाँ पहुँच गए। बैक्स्टर ने लियोन की ताकत की तारीफ की, कहती हुए कि उसकी क़ुव्वत 10 फौजी सिपाहियों से भी ज़्यादा है। मगर यह सुकून ज़्यादा देर न चल सका। बैक्स्टर ने गांव के सरदार से सवाल करना शुरू कर दिया। उसने उन रखवाली के मजबूत दीवारों का जिक्र किया जो उसने रास्ते में देखी थीं, जो पूरे गांव को घेरे हुए थीं। उसने कहा कि ठीक है, दूर दूर के इलाकों में दरिंदे और उरुक्स आम हैं, मगर ये हिफाजती दीवारें कुछ ज़्यादा ही लग रही हैं। तभी उसने सीधा और सबको हिला देने वाला सवाल किया, क्या आप लोग जंग की तैयारी कर रहे हैं? लियोन ने हैरानी से बैक्स्टर की तरफ देखा और अपने दिल में सोचा, ये आदमी हमेशा सबसे गलत वक्त पर सबसे गलत बात कर देता है। चंद लम्हों तक खामोशी छा गई। फिर सरदार ने गहरी सांस लेकर बोला, उसने माना कि जंग वाकई एक खौफनाक चीज़ है। फिर बैक्स्टर को देखकर बोला कि उसकी शक्ल से लगता है वो भी किसी वक्त का पुराना सिपाही है, शायद कॉन्केट से। सरदार ने जंग का मकसद समझाते हुए कहा कि उसके दौर में जंग एक मुक़द्दस इनक़िलाब थी, उरूक्स के जुल्म से आज़ादी के लिए, जो इंसानों को जानवरों की तरह इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब की जंगें वैसे नहीं रहीं। अब तो ये सिर्फ खुदगर्जी और खून खराबी का जरिया बन चुकी हैं, जहां दोनों तरफ तबाही के सिवा कुछ नहीं मिलता। उसने दुआ की कि ऐसी मुसीबत कभी उनके गांव तक न पहुंचे। फिर समझाया कि ये दीवारें सिर्फ एक किला हैं जो लोगों की दुआओं और अमन की ख्वाहिश से बनी हैं। तभी टिलिक ने सरदार की बात काट दी। उसने कहा कि ये सिर्फ लफ्ज़ों का जादू है। असल में आप जंग के हथियार को खूबसूरती के फूलों से सजाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सिर्फ दीवारों की बात होती तो शायद वो मान भी लेता, मगर उसने लियोन की तरफ इशारा करके कहा, यह इंसान नहीं, एक दरिंदा है। टिलिक ने तेज अंदाज में पूछा कि आप कैसे समझा सकते हैं कि कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो अपने नंगे हाथों से एक ट्रोल को एक ही बार में कुचल दे? ऐसी कुव्वत तो फितरत के लिए खौफनाक और गैर फितरी है। उसने कहा कि कॉन्सिनकेड में जंग एक निहायत नाजुक मौजू है, और अगर लियोन असल में कोई हथियार नहीं है
तो सबूत देना होगा कि ऐसा डरावना हाइब्रिड सिर्फ एक ही है और कहीं नहीं। बायरन को टिलिक का डरावना कहना बुरा लगा। बीक्स्टर ने भी कहा कि उसकी बात कुछ ज्यादा सख्त है। लियोन के चेहरे पर दर्द के आसार नुमायां हो गए। तभी उसने खुद बोलना शुरू किया। मैं समझता हूं कि तुम लोगों के लिए मुझे कबूल करना मुश्किल है, और अगर तुम्हें यकीन ना आया तो तुम बाहर जाकर ये खबर फैला दोगे कि ये गांव खतरनाक है। लेकिन खुशकिस्मती से मेरे पास तुम्हें यकीन दिलाने का एक तरीका है। आओ मेरी मां से मिलो। लियोन सबको लेकर एक घर की तरफ चला। रास्ते में टिलिक ने शिकायत की कि अजीब सी बदबू आ रही है। लियोन ने मुस्कुराकर कहा, वो तो मैंने अपना पेशाब छिड़का है ताकि दरिंदे दूर रहें। जब वो घर के दरवाजे तक पहुंचे, लियोन ने आवाज दी, मां मैं आ गया हूं। फिर अंदर घुसकर माफी मांगी कि वो देर से आया है और कहा कि गांव के कुछ कामों ने उसे रोक लिया। एक जवान सुनहरी बालों वाली औरत जिसे लियोन मां कह रहा था, उन सब का खुशी से खैर मकदम करते हुए बोली, अंदर आ जाओ जल्दी। यहां कहानी अचानक 15 साल पहले बायरन गांव की तरफ चली जाती है। उस रात का मंजर सामने आता है जब उस वक्त का जवान सरदार दीवार की तरफ दौड़ा, क्योंकि पहरेदार ने खौफनाक खतरे की खबर दी थी। पहरेदार भी खुद श्योर नहीं थे कि क्या आ रहा है, इसलिए उन्होंने सरदार से खुद देखने को कहा। जब वो वहां पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि एक भयानक दरिंदा लाल चमकते हुए आंखों के साथ दीवार के सामने खड़ा था। उसने फौरन पहचान लिया कि ये एक ओगर है। सरदार ने फौरन हुक्म दिया कि सब अपने हथियार नीचे डाल दें और पीछे हट जाएं, और सख्ती से कहा, इस दरिंदे को भड़काने की कोशिश ना करना। मैंने इसे मॉन्स्टर गाइड में पहले देखा है। लगता है अब कहानी का असल राज खुलने वाला है और शायद लियोन की असल कहानी का पर्दा उठ जाए। वो दरिंदा असल में रोबो था। वो अफसानवी ओगर जो जंगल का भेड़िया और मरकजी महाद्वीप का कसाई के नाम से मशहूर था। सरदार को फौरन समझ आ गया कि वो अपने सबसे खतरनाक दुश्मन का सामना कर रहे हैं। ये आसानी में दीवार तोड़कर अंदर घुस सकता था। घबराहट में उसने फौरन सीज वेपन्स मंगवाने का हुक्म दिया। मगर गांव के एक रहने वाले ने इशारा किया, कुछ अजीब है इस दरिंदे के रवैये में। घंटों बीत गए थे लेकिन ओगर ने एक कदम भी नहीं हिलाया। सब हैरान हो गए। सवाल उठने लगे कि क्या मॉन्स्टर गाइड में इसके बारे में कुछ लिखा है, या फिर ये ओगर शिकार के सिवा कुछ और चाहता है। जब सरदार परेशानी में सोच ही रहा था, अचानक ओगर ने अपनी खून रंग आंखें एक जज्बे से जमीन पर लेटे किसी शख्स की तरफ मोड़ दीं। सबकी सांसें थम गईं। फिर देखते ही देखते वो ओगर पीछे मुड़कर गांव से बाहर चला गया और फिर एक छलांग में जंगल के अंधेरों में गायब हो गया। सब ने हिफाजत से इंतजार किया। फिर एक ने उस शख्स की तरफ इशारा किया जिसे ओगर छोड़कर गया था। जब लोग करीब गए तो उन्हें मालूम हुआ कि वो कोई इंसान है और जिंदा भी है। बायरन गांव के किनारे पर एक घर के अंदर काफला के लोग लियोन और उसकी मां के साथ मेज के गिर्द बैठे थे। लियोन खुशी खुशी खा रहा था, बार बार कहता हुआ कि उसे अपनी मां का बनाया हुआ चीज़ और हैम बहुत पसंद है। मां मुस्कुराकर उसे कहती, आराम से खाओ, इतनी जल्दी नहीं। फिर उसने मेहमानों से माजरत की कि उन्हें सिर्फ इतना सा गरीब सा खाना देना पड़ा। उसने कहा कि ये दौरा बिल्कुल अचानक था और उसका बेटा भी पहले से बताकर नहीं आया था। साथ ही उनसे उन तकलीफ़ों के लिए भी अफसोस जाहिर किया जो उन्हें इतने दूर गांव तक सफ़र करने में उठानी पड़ी। फिर उसने सीधा बैक्स्टर से पूछा, आप लोग असल में यहाँ किस लिए आए हैं? टिलिक ने उस औरत के अजीब लहजे पर गौर किया और धीमी आवाज़ में बैक्स्टर से कहा। बैक्स्टर ने समझाया कि ये लहजा सिर्फ शाही खानदान के असरात बोलते हैं। फिर गुस्से से बुड़बुड़ाता हुआ बोला, ये गांव वाले वाकई गलीज हैं। लियोन की माँ उनके दिल के ख्यालात समझ गईं बिना उनके कहने के। उसने माना कि उसका यहाँ अपने बेटे के साथ रहना आम नहीं है। उसने कहा कि उनका सिर्फ यहाँ होना भी मसाइल खड़ा कर सकता है, चाहे वो कितनी भी सफाइयाँ क्यों ना दें। फिर उन्हें याद दिलाया कि वो पहले ही अपने बेटे के बाहर के झल्ली रवैये पर माफ़ी मांग चुकी हैं और वादा किया कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। और फिर पूछा, और क्या करूं कि आप लोग मुतमईन हो जाएं? बैक्स्टर को लगा कि उसका लहजा एक सौदागरी जैसा है, जैसे वो इन सबको कायल करने की कोशिश कर रही हो। और जब उसने गिल्ट का जिक्र किया तो उसने कहा कि अगर तुम लोग वाकई ताजिर हो तो फैसला करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये बात टिलिक को बहुत बुरी लगी। उसने गुस्से में बैक्स्टर से पूछा, क्या ये सब मामला सौदा है? तुम देख नहीं रहे कि ये औरत सीधा जवाब देने से बच रही है? उसने अपना तारुफ देके कहा, मैं कॉन्केट से हूँ।
मुझे असल सच जानना ही होगा। बैक्स्टर ने उसे शांत करने की कोशिश की, याद दिलाते हुए कि लियोन ही उनका रखवाला बना था और उन्हें बचाया था। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए और चुपचाप निकल जाना चाहिए, बैक्स्टर ने कहा। मगर टिलिक ने उसकी एक न सुनी। वो चीखने लगा, लियोन की मां से मांग करते हुए, बताओ, तुम जैसी शाही औरत इस जंगल में क्यों छुप के बैठी हो? और तुम्हें क्या मजबूर कर गया कि एक ऐसे दरिंदे हाइब्रिड को जन्म दो? लियोन की मां ने उसे रोका, कहती हुई कि तुम्हारी बातें दुख पहुंचाती हैं। मगर टिलिक ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं। उसने उल्टा जवाब दिया, अपना हाल देख, तुम कितनी बेचारी हो। इस वीरान इलाके में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। तुम तो बाहर की दुनिया के तूफानों का सामना भी नहीं कर सकती। फिर टिलिक ने जज्बाती तौर पर जंग के बारे में लंबी तकरीर शुरू कर दी। उसने कहा कि उसके कॉन्क्रीट के साथी जंग के मैदान में कत्ल किए जा रहे हैं। उसने बताया कि जीत के लिए जुनून में मुल्क इतने पागल हो गए कि अब तो शैतानी कुव्वतों का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। उसने कसम खाई कि वो कभी नहीं भूलेगा वो जुल्म जो सिर्फ एक टुकड़ा जमीन के लिए किया गया। और आखिर में उसने अपनी घिनाहट का इजहार किया, यहाँ तक कि इस दूर दराज गांव में भी मैंने एक गलीज हाइब्रिड जंग का हथियार देख लिया। इस पर बैक्स्टर चीख उठा, टिलॉक! और बस ये नाम सुनते ही टिलिक चुप हो गया। हाँ, तो क्या लगता है यहां से कहानी में क्या नया मोड़ आ सकता है? और क्या आप ये जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि वो लोग टिलॉक के नाम से इतने कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहे हैं कि उनका सबूत बिल्कुल सामने है? आपके ख्याल में भी लियोन के पास कोई ऐसा कुलू हो सकता है जिससे उसका पीछा किया जा सके? बिक्स्टर ने फिर अपना क़यादत का किरदार संभाला। उसने लियोन की मां से पुरसुकून लेकिन सख्त लहजे में सवाल किया, क्या तुम और तुम्हारा बेटा असल राज हो जो ये गांव अपनी उन बुलंद दीवारों और रखवाली के पीछे छुपा रहा है? और बताओ, आखिर किस दुश्मनी ने तुम्हें मजबूर किया कि तुम जैसी औरत अपने दिल से एक ऐसे दरिंदे क्रिम्सन किंग का बीज कबूल करो? लियोन की मां का चेहरा उदास हो गया। उसने कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसे तुम लोग समझ रहे हो। सच कहना मुश्किल है। लियोन फौरन अपनी मां के सामने आ गया, चीखता हुआ, मॉम! लेकिन टिलिक ने सर्द लहजे में हुक्म दिया, सच बताओ। फिर टिलिक ने तंज भरी बात की, अगर दुश्मनी नहीं थी तो फिर क्या, सिर्फ ये शौक के और नस्लों में घुल मिल जाएं? वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही लियोन की मां की चीख निकल गई, नहीं लियोन! और अगले ही लम्हे एक ना दिखने वाली शिद्दत भरी कुव्वत ने टिलिक को जमीन पर पटक दिया। खून उसके होठों से बहने लगा, सांस फूल गई। लियोन की मां गिरकर उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। यह कुव्वत लियोन से निकल रही थी, वो खुद से ही दहशतजदा था। उसके सीने पर एक अजनबी लाल मकड़ी जैसी निशानी चमक उठी थी। बिक्स्टर फौरन आगे बढ़ा और जख्मी टिलिक को उठाया। लियोन अपनी मां की तरफ देखता रहा, उसकी आंखों में शिद्दत और शर्म मिलाकर। मां उसके पास दौड़ी आई और उसे शांत करने लगी। लियोन सिर्फ धीमी आवाज में बोल सका, मॉम। बिक्स्टर अब उसके करीब आया, आंखों में चमक के साथ। लियोन का जिस्म अब धीरे धीरे दरिंदे जैसा बन रहा था, तेज दांतों वाला, नोकीले कानों वाला। उसने गरज कर चेतावनी दी, अपनी मां के पास मत आना। बिक्स्टर ने अपनी तलवार उठाई, लेकिन कहा, तलवार तुम्हारी मां पे नहीं, तुम पर उठ रही है। मेरे लिए अब तुम इंसान नहीं रहे। लियोन की मां ने अपने बेटे का नाम पुकारा, रोने वाली आवाज में। बिक्स्टर ने उसे तसल्ली दी, फिक्र मत करो, मैंने जान से मारने की कोशिश नहीं की, ये सिर्फ उसे शांत करने का एक जरिया है। लेकिन अगला मंजर उसके लिए हैरत का था। बिक्स्टर की तलवार लायन की जिल्द में घुस ही नहीं पाई। उसने समझा, ये तो उसके अंदर ओगर का खून है, इस पर ऐसी सथी वार काम नहीं करेगा। बिक्स्टर को फौरन समझ आ गया कि लायन की निगाह अब सिर्फ एक जगह टिकी है, अपनी मां पर। उसने फौरन अपना मोर्चा संभाल लिया, मगर लायन ने उसे झपट कर उठाया और दूर फेंक दिया। दोनों का झगड़ा चांदनी रात के नीचे जंगल के खुली जगह में चल निकला। बिक्स्टर को लायन की बेपनाह ताकत का सामना करना मुश्किल लग रहा था, मगर उसने देखा कि लायन ने जंग के लिए ऐसी जगह चुनी जहां उसका बड़ा जिस्म बेहतर तौर पर चल सके। और फिर बिक्स्टर को एहसास हुआ, लायन चाहता था कि उसकी मार खतरे में ना आए। जंग बढ़ती गई। लायन बार बार बिक्स्टर की हरकतों को नकल करता, उसके अपने ही अंदाजों को समझकर उनका जवाब देने लगा। बिक्स्टर हैरान रह गया, ये इतनी तेजी से मेरी चालें कैसे सीख गया? आखिर लायन का एक शिद्दत भरा वार बिक्स्टर को जमीन पर गिरा गया। टिलिक दूर से ये देख रहा था, घबराया हुआ। लायन की मां भी लरसती हुई दोनों के करीब आ गई। जब लायन बिक्स्टर को खत्म करने के लिए तैयार था, आसमान से रोशनी के कतरे गिरने लगे। बिक्स्टर ने समझा कि अब बस उसने काफी देख लिया। उसने माना कि लायन सिर्फ एक देखकर उसके अंदाजों को समझकर उनका मुकम्मल जवाब बनाता जा रहा है। और वो कहता, अगर ये सब उसके गर्दन में चमकने वाला सब्ज लॉकेट ना होता तो मैं अब तक मर चुका होता। बिक्स्टर हैरान भी था और मुतासिर भी।
ये कौन सा औजार है जो एक ओगर जैसे दरिंदे के कहर को रोक सकता है? और ये औरत वाकई लाजवाब है जो अपने बेटे की ताकत को संभालती है। धीरे धीरे लायन शांत होने लगा। बीक्सर उसके पास आया, तलवार नीचे करते हुए और कायलाना कहा, मुझे माफ करना, मैं कॉनिंगकेट का सिपाही हूं और हमारी जंगों में हाइब्रिड हथियारों का बहुत इस्तेमाल हुआ है। मैं ज्यादा हिस्सास हो गया था, मगर अब मैं देख रहा हूं कि तुम बस एक समझदार, निजाम पसंद बच्चा हो जो इंसानों के बीच में जीना चाहता है। तुम्हारा राज हमारे साथ रहेगा, तुम्हारी और तुम्हारी मां की हिफाजत के लिए। लायन अपनी असल सूरत में वापस आया, बहुत थका हुआ। उसकी मां ने प्यार से पुकारा, लियोन, अब अंदर आओ, आराम करो, रात बहुत हो गई है। लियोन अपनी माँ के पास गया और उसे मजबूती से गले लगाया, रोकर उसके कंधे पर सर रख दिया और बार बार पुकारा, माँ। बाहर टिलिक जमीन पर घायल पड़ा था, पूरी सूरत हाल को कोस रहा था। अगली सुबह काफिला गांव से रवाना हो गया। लियोन की माँ अपने घर में खाना तैयार कर रही थी। टेबल पर खाना लगाने के बाद भी वो खुद बैठकर खाना नहीं खाती, बल्कि इस इंतजार में थी कि उसका बेटा लियोन लौट आए जब वो काफिले को उनके रास्ते तक पहुंचाकर वापस आएगा। मंजर बदलकर लियोन पर आता है, जो काफिले के साथ चल रहा था और उन्हें सही रास्ते तक रहनुमाई कर रहा था। बायरन भी काफिले में था, जो कंप्लेन कर रहा था कि वापस का सफर आने से ज्यादा मुश्किल है। बिक्स्टर ने पूछा कि ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता क्यों लिया जा रहा है। लियोन ने जवाब दिया कि ये सिर्फ खतरा बचाने के लिए नहीं, बल्कि जंगल खुद उसे कह रहा है कि ये रास्ता महफूज है। उसने यकीन दिलाया कि इस जंगल से गुजरते ही उनका सफर बिल्कुल पुरअमन हो जाएगा। काफिला अब हेलबरन की सरहद के करीब था। सौदागर टिलो को उठाए हुए चल रहा था, जो अभी तक होश में नहीं आया था, और बेक्स्टर ने उसे वादा किया कि इस मेहनत का अच्छा सिला मिलेगा। लियोन भी अब उनके साथ था, ताकि रास्ते में उन्हें रहनुमाई देता रहे। सफर के दौरान लियोन प्यार से बेक्स्टर को चच्चा कहकर बुला रहा था। लियोन ने बेक्स्टर से उस मुश्किल रास्ते पर चलने की माफी मांगी, लेकिन उसे तसल्ली दी कि शहर अब करीब है। बेक्स्टर ने सुकून की सांस ली, फिर पूछा कि क्या तुम थक गए हो रात रात भर अपना घर ठीक करते करते। लियोन मुस्कुराया और कहा, नहीं, ये कुछ भी नहीं था। सफ़र करते हुए लियोन ने एक्साइटेड होते हुए कहा कि उसे पूरे रास्ते में वो एडवेंचर कहानियां याद आती रहीं जो बेक्स्टर ने उसे शहर के बारे में सुनाई थी, शहर जिसे वो अभी तक सिर्फ दूर से उसकी खुशबू से पहचानता था। बेक्स्टर हैरान हुआ और पूछा कि क्या लियोन ने पहले कभी ये कहानियां नहीं सुनी थी। लियोन ने कहा कि गांव वाले और उसकी मां हमेशा ऐसे टॉपिक से बचती थी। बायरन ने अंदाज़ा लगाया कि शायद उन्हें डर था कि लियोन जैसा मासूम लड़का बाहर की दुनिया में धोखों का शिकार ना बन जाए, लेकिन उसने ये भी कहा कि इंसान असल में तभी समझदार बनता है जब वो मुश्किलात का सामना करे। फिर लियोन ने कहा कि उसे चचा वेरॉन की कहानियां भी बहुत पसंद आई थी, जो जंगल को पढ़ सकता था और जिसका तिजारत का राज हमेशा हार्ड बार्गेन डिस्काउंट होता था। लियोन मुस्कुराते हुए कहा कि शायद वो भी इस स्किल को सीखकर शहर में जिंदा रह सके। ये सुनकर सौदागर को अफसोस हुआ कि उसने ये राज बताया। डर था कि लियोन वाकई उसे कॉपी करके मुसीबत में ना फंस जाए। बेक्स्टर ने फिर लियोन से पूछा कि क्या उसने बायरन गांव से बाहर कभी कदम रखा है, क्या गांव का चीफ उसे रोकता है। लियोन ने सर हिलाकर कहा कि ये उस पर लाजिम नहीं, बल्कि उसकी अपनी चॉइस है। उसने कहा कि कभी कभी उसे लगता है कि गांव का बैरियर सिर्फ उसकी हिफाजत के लिए बना है, क्योंकि ये गांव ही वो जगह है जो उसे उसकी असल सूरत में कबूल करता है। फिर उसने असली वजह बताई। उसकी मां अकेली रहती है और उसकी पैदाइश के बाद से वो हमेशा के लिए चलने से महरूम हो गई। लियोन को अफसोस से कहा कि उसे पहले कभी ये मालूम नहीं था, क्योंकि मां ने कभी अपना दुख जाहिर नहीं किया, लेकिन गांव वालों से उसे पता चला कि वो असल में एक नोबेल खानदान की इज्जतदार खातून थी। लियोन ने सोचकर कहा कि उसकी मां ने उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, इसलिए वो अपनी खुद की ख्वाहिशात के लिए उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। सौदागर ने अफसोस से कहा, यह तो बहुत दुख की बात है। लियोन ने आगे बताया कि उसकी परवरिश वाकई मुश्किल थी, खास तौर पर उसके ओगर खून की वजह से उसकी भूख अलग थी। बचपन में उसे सिर्फ कच्चा गोश्त खाने का दिल चाहता था। ये सुनकर सौदागर दहशत में आ गया। बीक्स्टर ने अचानक बात बदलते हुए लियोन से सीधा सवाल किया कि क्या उसे पहले से कोई हुक्म मिला था कि वो व्यूरॉन गिल्ड के ट्रेड रूट पर निगरानी करे। लियोन घबरा गया और बचने की कोशिश की, कहता रहा कि उनकी मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाक थी, लेकिन बीक्स्टर ने जोर देकर कहा, तुम झूठ नहीं बोल सकते। सौदागर ने बीच में समझाया कि वो शुक्रगुजार है कि उनकी जान बची, लेकिन मसला बन सकता है अगर लियोन असल में किसी गुप्त हुक्म पर काम कर रहा हो। लियोन ने यकीन दिलाया कि इसका ताल्लुक ना जंग से है और ना ही किसी खौफनाक बात से। फिर उसने असल सच बताया। उसने कहा कि उनके गांव के आसपास का जंगल उरुक लुटेरों से भरा हुआ था। उनकी तादाद ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो इतने खतरनाक थे कि सौदागरों और छोटी छोटी मर्सनरी टीम्स के लिए बड़ा खतरा बन गए। इस वजह से ट्रेड रूट्स डिस्टर्ब हुए, जो गांव की गुजर बसर का बुनियादी जरिया थे। बीक्स्टर को समझ आ गया कि यही वजह थी कि गांव हमेशा राज में रहता था।
उसने पहचाना कि लियोन जंगल में अपनी बू छोड़कर दुश्मनों को डराता था, और लियोन ने इस बात की तस्दीक की। उसने ये भी कहा कि लुटेरों के निशान अचानक गायब हो गए। शायद गांव की दीवारों ने भी मदद की, लेकिन असल वजह ये थी कि जंगल का ओगर होने के नाते उसकी खुद की मौजूदगी सबसे बड़ी रुकावट थी। बैक्स्टर ने पूछा कि क्या ये सब उसने सिर्फ गांव की इज्जत के लिए किया। लियोन ने सर हिलाकर कहा, नहीं, इससे ज्यादा कुछ है। फिर उसने असल खतरा बयान किया। उसने कहा कि उरुक्स ने अजीब हरकतें शुरू कर दी हैं। वो अब नल और ट्रॉल मॉन्स्टर्स को टेम कर रहे हैं और जंगल की जमीन तक बदल रहे हैं। उसने अफसोस से कहा, यह ऐसा लगता है जैसे जंगल खुद मदद के लिए चीख रहा हो। फिर लियोन ने मुस्कुराकर तसल्ली देने की कोशिश की कि सब ठीक हो जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद इनसे निपट लेगा। मगर अचानक उसने बात अधूरी छोड़ दी। उसने आगे इशारा करते हुए कहा, हमारी मंजिल आ गई, रिडन सिटी। काफिला शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो बैक्स्टर ने उससे खुदा हाफिज कहा। उसने लियोन का शुक्रिया अदा किया कि उसने उन्हें मंजिल तक पहुंचाया और कहा कि उनका रिश्ता कीमती है, चाहे वो मुख्तलिफ नस्लों से क्यों न हो। सौदागर ने उम्मीद जताई कि एक दिन लियोन का सपना भी पूरा होगा कि वो गांव से बाहर सफर करे। लियोन ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। सौदागर ने उसे हौसला दिया कि शायद ये मौका उसकी सोच से भी करीब है। उसने मशवरा दिया कि लियोन नून सर्कस ट्रूप ज्वाइन कर ले, एक ऐसी सफ़र करने वाली सर्कस टीम जो मुख्तलिफ नस्लों को अपने साथ शामिल करती है और पूरी दुनिया का सफ़र करती है पैसा कमाकर। बैक्स्टर इस बात पर हैरान हुआ कि एक सौदागर को इतनी मालूमात कैसे है। सौदागर ने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए कहा कि वो इतना भी नादान न समझे। लियोन ने काफिले को अलविदा कहा और हाथ हिलाकर वापस मुड़ गया। जैसे ही वो शहर के नज़दीक से काफिला गायब हुआ, लियोन के चेहरे की मुस्कान उतर गई और उसकी शक्ल बहुत सीरियस हो गई। उसने जंगल की तरफ घूर कर देखा और दिल ही दिल में दुआ की कि उसके गांव में उसकी गैर मौजूदगी में कोई मसला न खड़ा हो गया हो। फिर वो तेजी से गांव की तरफ रवाना हो गया। कहानी 8 साल पीछे चली जाती है, जहां एक शख्स उस वक्त सिर्फ 5 साल के लियोन से बातें कर रहा था। वो मजाक करते हुए लियोन से कहता है कि वो अपनी उम्र के हिसाब से कितना बड़ा और मजबूत हो गया है। उसी वक्त लियोन की माँ पास ही मेहनत से गोश्त पकाने में लगी हुई थी। फिर उस शख्स के लहजा अफसोस से भर जाता है और वो लियोन को बताता है कि उसे देखकर उसे अपना बचपन याद आ जाता है, जब लॉर्ड और उसके सिपाहियों की वजह से उसने अपना खानदान, अपना घर, सब कुछ खो दिया था और सिर्फ 10 साल की उम्र में उसे खतरनाक जंगल में पनाह लेने के लिए भागना पड़ा था। वो शख्स लियोन को बताता है कि उसका मानना है कि बायरन गांव ही वो वाहिद जगह थी जो उसे और उसकी मां को अपना सकती थी, क्योंकि यहां रहने वाले तमाम लोगों ने वैसा ही दर्द और वैसी ही तकलीफें झेली थीं। कहानी वापस आज में आती है, जहां लियोन तेजी से अपने गांव की तरफ भाग रहा है, लेकिन वो अचानक रुक जाता है जब उसकी नज़र गांव की सिमत से उठते हुए धुएं पर पड़ती है। एकदम से उस पर खौफ तारी हो जाता है और वो अपनी पूरी रफ्तार से माँ माँ पुकारते हुए दौड़ने लगता है। उस इलाके में मॉन्स्टर्स का कोई नामो निशान न होना उसकी परेशानी को और बढ़ा देता है। जैसे ही वो करीब पहुंचता है, वो देखता है कि गांव की हिफाजती बाड़ में आग लगी हुई है, लेकिन उसे एक लम्हे के लिए इत्मीनान होता है कि आग अभी तक उसके घर तक नहीं पहुंची है। मगर जैसे ही वो जलते हुई जंगल में दाखिल होता है, उसे एहसास होता है कि आग से आने वाली बू कुदरती नहीं है, बल्कि किसी ने जानबूझकर ये आग लगाई है और इसके साथ कोई खास किस्म की धूनी भी जलाई है ताकि गांव की महक को छुपाया जा सके। लियोन सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये किसने और क्यों किया होगा, और उसे एहसास होता है कि उसे जल्द से जल्द वापस पहुंचना ही होगा। रास्ते में ही उसे मिस्टर नील्सन मिलते हैं। ये वही शख्स थे जो उसकी यादों में उससे बात कर रहे थे। वो बुरी तरह जख्मी थे और उनके जिस्म में तीर लगे हुए थे। नील्सन बड़ी मुश्किल से लियोन का नाम ले पाते हैं, जबकि लियोन उन्हें उठाकर इलाज के लिए गांव ले जाने की कोशिश करता है। ये समझते हुए कि उनका आखिरी वक्त आ गया है, नील्सन उसे रोकते हैं और अपनी आखिरी सांस लेते हुए उसे एक आखिरी हिदायत देते हैं। वो लियोन से कहते हैं कि जब वो गांव वापस जाए तो वहां चाहे कुछ भी देखे, उसे हर हाल में अपने होशो हवास काबू में रखने होंगे और अपना जहनी तवाजुन नहीं खोना होगा। नील्सन की मौत के बाद लियोन दुख और एक पुख्ता इरादे के साथ आगे बढ़ता है। जब वो आखिरकार गांव के दरवाजों तक पहुंचता है तो उसे नील्सन के आखिरी अल्फाज याद आते हैं और वहां वो एक दहशतनाक मंजर देखता है। लियोन ये देखकर सदमे में आ जाता है कि ये हमला भटके हुए मॉन्स्टर्स का नहीं, बल्कि मॉन्स्टर्स की एक मुनज़्ज़म फौज यानी ऑर्गेनाइज्ड आर्मी का है। गांव की दीवारों पर फौजी खड़े हैं जो नीचे मौजूद मॉन्स्टर्स पर तीर बरसा रहे हैं,
जबकि नीचे मॉन्स्टर्स ने ऐसी पोजीशंस ले रखी हैं जहां से वो भी गांव वालों पर तीरों की बारिश कर रहे हैं। दीवारों पर कमांडर केन अपने सिपाहियों को हुक्म दे रहा था, तीर चलाने के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहले उन ट्रोल्स को निशाना बनाओ जिन्होंने सीढ़ियां उठा रखी हैं। हमलावर पहले ही दीवार पर चढ़ रहे हैं। केन खुद भी परेशान था कि जिन्हें वो मुट्ठी भर उरूक डाकू समझ रहा था, वो इतनी जल्दी एक पूरी मुनज़्ज़म फौज में कैसे बदल गए। और उसे यकीन था कि इस मंसूबाबंद हमले के पीछे जरूर किसी का हाथ है। लगता है गांव पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। तभी उसके एक सिपाही ने दहशत से चिल्लाकर उसका नाम लिया और हमलावर फौज के पीछे इशारा किया। फौज के पीछे से एक बहुत बड़ा, दहशतनाक मखलूक नमूदार हुआ, जिसकी आंखें सुर्ख रोशनी से चमक रही थीं। वो वॉर्ग नाम के एक भेड़िए जैसे विशाल जानवर पर सवार था, जिसे देखकर हिफाजत करने वालों के दिलों में खौफ बैठ गया। वो हैरान थे कि ये हमलावर आखिर हैं कौन और इतने विशाल कैसे हो सकते हैं। उन्होंने इससे पहले कभी किसी को वॉर्ग को काबू करते हुए नहीं देखा था। केन ने उस सरदार को वीरान इलाकों, वेस्टलैंड्स के एक उरूक के तौर पर पहचान लिया। ये उस किस्म का उरूक था जो सिर्फ टुवेनिया के मैदान जंग में देखे जाते थे, और केन उसकी यहाँ मौजूदगी पर बहुत हैरान था। अचानक एक तीर आया और एक हिफाजती सिपाही को जा लगा, जो दर्द से चिल्ला उठा। केन ने अपने आदमियों से कहा, यह सिर्फ उरूक्स का आम हमला नहीं है। उस तीर के साथ एक पैगाम बंधा हुआ था। जैसे ही केन ने अपने आदमियों को जख्मी सिपाही का खून रोकने का हुक्म दिया, उरूक कमांडर ने भी नीचे से कुछ फौरन भेजने का इशारा किया। ऐसा लग रहा था कि उसका पैगाम सीधा गांव वालों के लिए ही था। नीचे हमलावर फौज सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। केन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो तीरों की बारिश के लिए तैयार हो जाएं, ताकि उन्हें ऊपर आने से रोका जा सके। तीरों की एक तेज बौछार चली। उरूक कमांडर का नायब नफरत से इस लड़ाई को देख रहा था और कह रहा था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि गांव वाले इतनी बहादुरी से लड़ेंगे। लेकिन तभी एक तीर सीधा उसे आ लगा और वह वहीं ढेर हो गया। ये देखकर वो विशाल कमांडर अपने जानवर से नीचे उतरा और उसने हकारत भरी नज़रों से इंसानों को देखा। इसी दौरान एक सिपाही ने नीचे गिरे हुए पैगाम को उठाकर देखा और हैरानी से कहा कि इस पर लिखाई उरूक ज़बान में नहीं है। नीचे मॉन्स्टर कमांडर ने अपने लोगों को हुक्म दिया और वो इंसानी कैदियों के एक ग्रुप को आगे ले आए। केन दोबारा तीर चलाने का हुक्म देने ही वाला था कि उसके एक आदमी ने उसे रोका और देखने को कहा। गांव वालों ने देखा कि दुश्मन उन स्काउट्स को आगे ला रहे हैं जिन्हें उन्होंने पहले बाहर भेजा था, और उनमें डैरिल भी शामिल था। केन चिल्लाया, हमला रोक दो, सब रुक जाओ। उसे समझ आ गया था कि दुश्मन उनके अपने ही साथियों को इंसानी ढाल यानी ह्यूमन शील्ड्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी केन की नज़र कैदियों में अपने बेटे डैरल पर पड़ी और वो घुटनों के बल नीचे गिर गया। वो मायूसी में डूबकर सोचने लगा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। एक सिपाही ने केन को खबरदार किया, कमांडर, हमलावर गेट की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें जल्द कोई फैसला करना होगा। नीचे जमीन पर एक फील्ड कमांडर अपने आदमियों को हुक्म दे रहा था, अगर जरूरत पड़े तो अपने जिस्मों से रास्ता रोक लो, अगर ये गेट गिरा तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। इसी बीच कुछ गांव वाले एक इमारत में छुपे हुए थे। एक ने डरते हुए पूछा, हम यहाँ क्यों छुपे हैं? हमें दरवाजों को मजबूत करने में मदद करनी चाहिए। लेकिन एक तजुर्बेकार जंगजू ने उसे खामोश कराया और कहा, क्या तुमने गौर नहीं किया कि मॉन्स्टर्स के खिलाफ हमारी पिछली लड़ाइयाँ मशकूक हद तक आसान थीं? इस तरह लड़ना बेकार है। ये हमलावर जरूर किसी खास चीज के पीछे आए हैं। बाहर उरुक्स एक बहुत बड़ा लकड़ी का कुंड यानी लॉग ले आए थे और उससे दरवाजे पर जोर जोर से टक्करें मारने लगे। दरवाजे के पीछे खड़े सिपाही उन जबरदस्त जरबों के जोर से पीछे हट रहे थे। दीवारों के बाहर उरुक कमांडर किसी से बात कर रहा था। दूसरा शख्स लड़ाई की पेशरफ्त से मुतासिर था और कह रहा था, कमांडर, आपके जंग के तजुर्बे की वजह से गांव का दिफा जल्द ही टूट जाएगा, और जैसा वादा था मैं आपके शिकार में भी आपकी मदद करूंगा। दीवार पर एक सिपाही केन से इल्तिजा कर रहा था कि वो हालात को बचाने के लिए जल्द कोई फैसला करे। केन एक शदीद जहनी कश्मकश में मुब्तिला था। तभी कैदियों के बीच से उसके बेटे डैरिल ने एक कमजोर सी आवाज में उसे पुकारा, बाबा। एक जंगजू आगे बढ़ा और केन से कहा, हमने फैसला कर लिया है। हम समझते हैं कि आप इसलिए हिचकिचा रहे हैं क्योंकि कैदियों में आपका बेटा है, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं बचा। उसने इस मुश्किल इंतखाब पर अफसोस जाहिर किया, लेकिन केन तीर चलाने का हुक्म देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया।
उस जांगजू ने चेन से माफी मांगी, लेकिन तभी एक दूसरे सिपाही ने पेशकदमी करते हुए तीरंदाजों को तीर चलाने के लिए तैयार होने का हुक्म दे दिया। अचानक दरख्तों के बीच से कोई शख्स हैरानकुन रफ्तार से कूदा और एक जोरदार धमाके के साथ उरुक फौज के बीचों बीच आ गिरा। उरुक कमांडर ने उसका इस्तकबाल करते हुए कहा, आखिरकार छोटा होकर आ ही गया। उसके जमीन पर गिरने का झटका इतना ताकतवर था कि मॉन्स्टर्स इधर उधर हवा में उड़ गए, जिसे देखकर दीवार पर खड़े गांव वाले भी हैरान रह गए। चेन ने उलझन में सोचा, क्या ये वाकई लियानो है? उरुक कमांडर ने अपने छुपे हुए साथी से फिर बात की और कहा, शिकार मंसूबे के मुताबिक दाने पर लग गया है, अब तुम क्या करोगे? मैदान जंग के बीच में लियोन एक के बाद एक मॉन्स्टर्स को ढेर कर रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर जख्मी पड़े डैरिल पर पड़ी, जिसने बड़ी मुश्किल से उसे पुकारा। ये देखते ही लियोन सदमे में चिल्लाया, डैरिल, मेरे भाई! और उसकी तरफ दौड़ा। अपने भाई को इस हाल में देखकर लियोन गुस्से से पागल हो गया और तबाही मचाने लगा। उरुक कमांडर ने दूर से उसे मुखातिब करते हुए कहा, मुझे हैरत है कि तुम जैसा नायाब हाइब्रिड, एक आधा ओग्रे जो तमाम मॉन्स्टर्स में सबसे खूंखार होता है, किसी मैदाने जंग के बजाय इस दूर दराज इलाके में मिला। फिर उसने तंज करते हुए पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि आज तक तुम्हें मारने के लिए कोई क्यों नहीं आया? कहानी एक बार फिर माजी में जाती है, इस उरुक की शनाख्त जाहिर करते हुए। वो टुवेनिया के वीरान इलाकों के उरुक्स में से एक था, जहां नस्लों के दरमियान एक अजीम जंग हुई थी। वो जांगजू कराए के सिपाही थे, जिन्होंने वहां अपना नाम बनाया था। वो इंसानों और उरुक्स का मिलाप थे, जिन्हें दोनों नस्लों की ताकतें, हथियारों का इस्तेमाल, क़यादत और यहाँ तक कि गुरिल्ला जंग की महारत विरासत में मिली थी। लेकिन उनकी तादाद बहुत कम थी, क्योंकि उन्हें सिर्फ किसी गुमशुदा जादुई तरीके से ही पैदा किया जा सकता था। जब जंग खत्म हुई और वो बेरोजगार हो गए, तो उन्होंने हर किस्म के खतरनाक शिकार के मिशन कबूल करके अपना गुजारा करना शुरू कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से एक शदीद लड़ाई के बाद उनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बचा। इस तरह उरुक नाम, जो कभी एक पूरी नस्ल के लिए इस्तेमाल होता था, अब सिर्फ एक फर्द का नाम बनकर रह गया। आने वाले सालों में इस आखिरी उरुक ने अरीना की सल्तनत के एक दूर दराज जंगल पर नजर रखी। वो सब्र के साथ अपने दुश्मन से इंतकाम लेने के लम्हे का इंतजार करता रहा और उस दुश्मन की औलाद पर नजर रखता रहा। वापस मैदाने जंग में उरुक कमांडर ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि लियोन को कोई मौका न दिया जाए और सब एक साथ उस पर हमला कर दें। उसने अपनी फौज को ट्रोल सबजुगेशन फॉर्मेशन और नल इंसर्कलमेंट फॉर्मेशन एक साथ इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। इसके बावजूद उरुक फौज अकेले लियोन की ताकत के सामने पीछे हट रही थी। एक उरुक लीडर ने परेशानी से सोचा, ये कैसे हो सकता है? एक अकेला ओगर हमें इस तरह रोक रहा है। इस रफ्तार से तो हम बेवजह अपने आदमी गंवा रहे हैं। गांव की दीवारों पर सिपाहियों ने गौर किया कि उरुक्स ने गांव की तरफ पेशकदमी रोक दी है और अब उन सब की तवज्जो सिर्फ लियोन पर है। उनके दरमियान बेचैनी फैल गई। क्या लियोन इस पूरे हुजूम का अकेला सामना कर पाएगा? केन देख रहा था कि लियोन लड़ रहा है। तभी लियोन पर एक ऐसा हमला हुआ जिससे उसका पांव फंस गया। उरुक कमांडर खुद लियोन के खिलाफ एक खून-ख्वार लड़ाई में कूद पड़ा। दोनों के दरमियान एक वहशियाना मुकाबला हुआ और भले ही उरुक कमांडर बुरी तरह जख्मी हो गया और उसने अपने कुछ आज़ा लिम्स भी खो दिए, लेकिन आखिर में लियोन ने एक फैसलाकुन वार करके उसे जमीन पर गिरा दिया। जख्मी उरुक कमांडर को महसूस हुआ कि उसके आज़ा की कुर्बानी रंग लाई है। हाफते हुए उसने ऐलान किया, वक्त आ गया है। उसने बेहोश लियोन से कहा, जब तुम्हारी असलियत, जिसे मुद्दत से दबाया गया है, जागेगी तो वो सब लोग जिनकी तुम्हें परवाह है फना हो जाएंगे। तुम एक वहशी दरिंदे बन जाओगे जो अपनी जबिल्लत पर काबू नहीं पा सकेगा, और अगर तुम ऐसे ही रहे तो बिल्कुल अकेले रह जाओगे। अपने आखिरी अल्फाज कहने के बाद उरुक कमांडर अपने जख्मों के ताब न लाते हुए गिर पड़ा, जबकि लियोन का जिस्म एक ज्यादा वहशी शक्ल में तब्दील होने लगा। अपने सरदार को गिरते देख एक बाकी उरुक सिपाही ने सबको पीछे हटने और छुपने का हुक्म दिया। उन्हें एहसास हो गया था कि अब जबकि उनके सरदार ने अपनी जान कुर्बान कर दी है, वो जीत नहीं सकते। लड़ाई खत्म होने के बाद केन और उसके आदमी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए दीवार से नीचे उतरे। उन्होंने लियोन को बेहोश लेकिन जिंदा पाया, जिस पर केन को बहुत हैरानी हुई। एक आदमी ने कहा, कमांडर, आपने खुद देखा कि लियोन ने कितने वार अपने जिस्म पर सहे, और जितनी देर में हम नीचे आए हैं वो हैरानकुन हद तक ठीक हो चुका है। ये देखकर उन सबको हैरानी हुई कि लियोन वाकई कोई मामूली ओगर है। केन सोच रहा था कि क्या लियोन उठ भी पाएगा,
खासकर इसलिए कि उरुक के हथियारों पर एक न्यूरोटॉक्सिन यानी आसाबी जहर लगा हुआ था, जो एक ट्रोल को भी गिरा सकता है। उसने सोचा कि अभी तो उन्हें उससे बहुत से सवाल भी पूछने थे। तभी उन्हें मॉन्स्टर कमांडर की आवाज़ ने चौंका दिया, जिसने कहा, तुम उस मॉन्स्टर को उठाने की जहमत क्यों कर रहे हो, जब जमीन पर पड़े मुझसे पूछताछ कर सकते हो। सब ये देखकर हैरान रह गए कि उरुक कमांडर अभी तक जिंदा है, और एक सिपाही दूसरे को इल्जाम देने लगा कि उसने उसकी मौत की तस्दीक क्यों नहीं की। उरुक कमांडर ने उन्हें तसल्ली दी, फिक्र मत करो, खून इतना बह चुका है कि मौत करीब महसूस हो रही है, और एक ऐसे आदमी से पूछताछ करना जिसे अब अपनी जिंदगी से कोई लगाव ना हो, सबसे आसान काम होता है। एक सिपाही ने केन को खबरदार किया कि वो उसकी बातों में ना आए। फिर केन ने अपनी पूछताछ शुरू की। उसने कहा कि इस उरुक ने ही इन तमाम डाकुओं को इकट्ठा किया था। फिर उसने उस पैगाम की तरफ इशारा किया और नतीजा निकाला कि वो उरुक जबान में नहीं लिखा था। इसका मतलब ये किसी ऐसे शख्स के लिए था जो इसे पढ़ सकता हो, और वो शख्स जरूर लियोन ही होगा। केन ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, लियोन ने अपनी पूरी जिंदगी इस जंगल को नहीं छोड़ा, तो ये नामुमकिन है कि वो वीरान इलाकों में जाकर तुम लोगों से दुश्मनी मोल ले। फिर उसने सीधा पूछा, तुम्हारा लियोन से क्या रिश्ता है, और तुम खास तौर पर उसे ही निशाना क्यों बना रहे थे। उरुक कमांडर हंसने लगा, मैं अभी से देख सकता हूं कि तुम लोग अब इस ओगर के साथ क्या सुलूक करोगे, और क्योंकि मेरा बदला वक्त से पहले ही पूरा हो गया है, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब बिना किसी पछतावे के दूंगा। उरुक कमांडर ने सच बताना शुरू किया, तुम्हारा ये ख्याल कि तुमने इस आधे ओगर को कामयाबी से छुपाकर रखा और उसकी हिफाजत की, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब तुम लोग अपनी इस बड़ी सी दीवार के पीछे छुपे हुए थे, तब मरकजी बर्रे आजम का कसाई यानी लियोन का बाप दोबारा नमूदार होने लगा था, और सबूत मिले थे कि इस सब के पीछे एक नीले ड्रैगन यानी ब्लू ड्रैगन का हाथ है। उरुक ने अपनी बात जारी रखी, तुम लोग ओगर्स की फितरत से तो वाकिफ हो गए। एक पूरी तरह से जवान ओगर मरते दम तक लड़ता है और हार नहीं मानता, लेकिन ये रिवायती मॉन्स्टर जो बिल्कुल अलग दर्जे का था, उसने हार मान ली। मेरी जुनूनियत यहीं से शुरू हुई कि आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है जो इस मखलूक को झुकने पर मजबूर कर दे। फिर उसने इंकिशाफ किया, मुझे एहसास हुआ कि यह सारा मामला एक इंसानी औरत की वजह से शुरू हुआ था। यह सुनकर केन को झटका लगा और उसने पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता। उरुक ने जवाब दिया, मुझे लियोन में से खून की महक आई। वो वही महक थी उस कसाई के खून की जो मेरी याददाश्त में नक्श हो चुकी थी। इसके बाद उरुक ने अपना असल मंसूबा बताया। मैंने सख्त अहकामात जारी किए थे कि कोई भी उस हाइब्रिड को निशाना नहीं बनाएगा। इसके लिए मैंने उरुक्स को इकट्ठा किया और उन्हें इस जंगल को परेशान करने के लिए छोड़ दिया, यहाँ तक कि एक ऐसी भूल भुलैया बना दी कि कोई अजनबी अंदर आने की जुर्रत ना करे। वो दीवार जिस पर तुम सबको यकीन था अपना काम कर रही थी, लेकिन वो बिल्कुल बेकार होती अगर ये जंगल शुरू से ही उरुक्स का ना होता। उसने तंज खत्म करते हुए कहा, आखिर में तुम लोगों ने कुछ नहीं ढूंढा और सिर्फ इस आधे हाइब्रिड को छुपा कर रखा जब तक कि वो बढ़कर इस मॉन्स्टर में तब्दील नहीं हो गया। फिर उसने अपने आखिरी लम्हात में सोचा, क्या मुझे वाकई अपने लोगों के बदले की परवाह थी, या मैं बस लायन को भी अपनी तरह एक धुतकारा हुआ आउटकास्ट बनाना चाहता था। इन अल्फाज के बाद उसने अपनी आखिरी सांस ली। कहीं और गांव के बुजुर्ग बहस कर रहे थे। एक ने कहा, भले ही लायन की माँ ने उसकी अच्छी परवरिश की है, लेकिन उसकी असली फितरत ऐसी चीज़ है जिस पर वो काबू नहीं पा सकता। अगर वो मजीद ओगर जैसा हो गया तो क्या हम उसे काबू पा लेंगे। एक दूसरे ने इशारा किया, उरुक्स की मुनज़्ज़म फौज उस अकेले के सामने कुछ नहीं कर सकी। भले ही हम उसकी वजह से बच गए, लेकिन अगर कुछ गलत हो गया और वो हमारे ही खिलाफ हो गया तो पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। गांव के सरदार ने चिल्लाकर उन्हें ये बातें रोकने को कहा, लेकिन केन, जो अभी तक डैरल को खोने के गम में था, इस बात पर अड़ गया कि वो गांव की हिफाजत में भी नाकाम नहीं हो सकता। उसने मांग की कि अगर सरदार लायन से पीछा नहीं छुड़ा सकता तो उसे कोई दूसरे इकदामात करने होंगे, और खबरदार किया कि जल्द ही ड्रैगन के शिकारी उसे ढूंढते हुए गांव आ पहुंचेंगे। सरदार ने केन को आराम से समझाने की कोशिश की, ये मानते हुए कि डैरल के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत अफसोसनाक था, लेकिन उसे याद दिलाया कि लायन सिर्फ 13 साल का है और जो कुछ भी हुआ उसने अपनी मर्जी से नहीं किया। केन जज्बाती होकर बोला, मेरा मतलब है कि बहुत देर होने से पहले हमें कुछ करना होगा। सरदार ने उसकी बात काटी और उसे रुकने का हुक्म दिया और खबरदार किया कि लड़का उनकी बातें सुन सकता है। उसी लम्हे लायन पहले ही जाग चुका था और उसने सब कुछ सुन लिया था। उसने अपने आप से सोचा, क्या
क्या मेरी वजह से गांव के बड़े आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए कि मैं काबू से बाहर हो गया था? उसने सोचा कि उसने ऐसा क्यों किया, और अगर मेरे वालिद भी ऐसे ही थे तो मुझे इससे नफरत है। उसे इस ख्याल से नफरत हो रही थी कि दूसरों की नज़रों में उसकी यही तस्वीर है। जब बुजुर्गों को एहसास हुआ कि वो जाग गया है तो वो सब हैरान रह गए। गांव का सरदार लियोन के साथ चल रहा था, उसे तसल्ली देते हुए कि फिक्र की कोई बात नहीं है और वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। उसने बताया कि वो अब तकरीबन ठीक है, लेकिन उन्हें उसकी माँ लियोना को बताने में थोड़ी देर हो गई। सरदार ने उम्मीद जाहिर की कि हालात को देखते हुए वो समझ जाएगी। फिर सरदार ने उसे यकीन दिलाया, चाहे कोई कुछ भी कहे लियोन, तुमने ही गांव को बचाया है और मुझे इस बात पर तुम्हारा बहुत शुक्रिया और तुम पर फख्र है। लियोन ने इत्मीनान से जवाब दिया। सरदार ने उसे कुछ जहर तोड़ जड़ी बूटियां दी और हुक्म दिया कि वो वापस जाकर उन्हें तैयार करे और हर खाने के साथ पिए। लियोन ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो अपनी माँ को बता देगा। लियोन ने कहा कि अब उसे जाना होगा क्योंकि उसकी माँ उसका इंतजार कर रही है, और उम्मीद जाहिर की कि अंदर सब लोग ठीक होंगे। सरदार ने इजाज़त दे दी। इजाज़त मिलने के बाद लियोन चांदनी रात में छलांग लगाते हुए अपने घर की तरफ रवाना हो गया। वो जल्द ही वहां पहुंच गया जहां उसकी माँ बाहर उसका इंतजार कर रही थी। जमीन पर उतरते ही उसने अपनी माँ को पुकारा और तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसे खबरदार किया कि बाढ़ के पास खड़े रहना खतरनाक है, खासकर ऐसी रात में। उसकी माँ ने उसे रोका और आराम से रहने को कहा। उसने बताया कि वो ठीक है और वहां कोई गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन असल मसला अब कुछ और है। उसने लियोन से कहा, मैंने सुना है कि गांव में जो हंगामा हुआ तुमने उसमें दखल अंदाजी की, जबकि मैंने तुम्हें मना किया था। उसने जिक्र किया, उन्होंने मुझे बताया कि नीलसन बाहर वाली बाढ़ के पास मारे गए। क्या उनकी वजह से ही तुम अपने काबू से बाहर हो गए थे? लियोन को नीलसन के वो मेहरबान अल्फाज याद आ गए जो उन्होंने उससे बचपन में कहे थे कि काश उनका भी उस जैसा बेटा होता। लियोन ने अपनी माँ से उसे परेशान करने के लिए माफ़ी मांगी और माना कि वो नीलसन को इस तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके लिए खास शख्स थे। उसे याद आया कि कैसे नीलसन ने अपने आखिरी लम्हात में उसे होश ना खोने की हिदायत दी थी। लियोन ने सोचा, क्या नीलसन इस बात से डर रहे थे कि वो वहाँ किस चीज़ का सामना करेगा या किन सच्चाइयों से वाकिफ होगा। फिर उसने अपनी माँ की तरफ देखा और सीधा पूछा, क्या ये वहशत जो मैंने दिखाई मुझे अपने वालिद से विरासत में मिली है? उसकी माँ ने उसे रुकने को कहा और उसके चेहरे पर दर्द के आसार नमूदार हो गए। उसने माफ़ी मांगते हुए कहा कि वो इसका जवाब नहीं दे सकती। जैसे ही उसकी माँ उससे दूर जाने लगी, लियोन ने उसे पुकारते हुए चिल्लाया। उसकी माँ बस माफ़ी ही मांगती रही जब तक लियोन ने उसे पकड़कर गले नहीं लगा लिया। कहीं दूर सारिन की सल्तनत में बैरन फेल्स के इलाके में वहां का बैरन अपने एक नाइट हरमन से गुस्से में बात कर रहा था। वो ड्रैगन के शिकार की खबर के फैल जाने पर शिकायत कर रहा था और इसे एक बेकार और फजूल कोशिश करार दे रहा था। क्या वो भूल गए हैं कि इस पर पाबंदी क्यों लगाई गई थी? उसने उनकी रिवायतों और ख्वाहिशों की बातों का मजाक उड़ाया, ये सोचते हुए कि वो अमली इम्कानियात यानी प्रैक्टिकल फीजिबिलिटी के तसव्वुर को समझते ही नहीं हैं। उसने तंज जारी रखा, उनकी कोशिशें हेलब्राइन की ताकत का मुकाबला कैसे कर सकती हैं? मुझे समझ नहीं आता कि एक नीले ड्रैगन को ढूंढने में क्या अमली इम्कानियत है। बैरन ने अपने नाइट हरमन, जिसे वो अपना अमली नाइट कहता था, से कहा कि उसके बिना वो मुश्किल में पड़ जाता। हरमन ने उसे तसल्ली दी कि उसने इस बात को यकीनी बनाया है कि वतन अजीज से शिकायत की कोई गुंजाइश ना रहे, जिससे उन्हें कुछ वक्त मिल गया है। हरमन ने मजीद कहा, जैसा कि बैरन ने पेशनगोई की थी, इस ड्रैगन के शिकार के मिशन में गैर मामूली तौर पर अजीब चीज़ें सामने आ रही हैं। उसने अपने मालिक की तेज़ नज़र की तारीफ की और इंकिशाफ किया कि तहकीकात से एक हाइब्रिड मखलूक यानी आधे ओगर और आधे इंसान की पैदाइश का पता चला है। बैरन खुश हो गया और उसने ऐलान किया, अमली इम्कानियत से मेरा यही मतलब था, ये शिकार मायूस कुन नहीं होगा। हरमन ने इसकी तस्दीक की। बैरन ने हरमन को कुछ देर इंतजार करने का हुक्म दिया। हरमन ने सर्द नज़रों से उसे देखा और अपने दिल में सोचा कि वो दिन दूर नहीं जब इस बैरन का सर उसके कलेक्शन में शामिल होगा। एक और जगह रिडन शहर में कोई तिलोक नाम के शख्स के बारे में पूछ रहा था। एक कराए के सिपाही ने एक नकाबपोश आदमी को रोका और तंज करते हुए पूछा, क्या मोहतरम नाइट्स ये समझते हैं कि एक मर्सनरी से निपटना आसान काम है? उस मर्सनरी ने देखा कि 3 लोग उनका पीछा कर रहे हैं। तिलौक ने नकाबपोश आदमी से शिकायत की कि ये सूरत हाल उस वादे से मुख्तलिफ है जो उससे किया गया था। ये मिशन जल्द से जल्द मुकम्मल होना था। नकाबपोश आदमी ने तिलौक को सख्ती से जवाब दिया और उसे खबरदार किया कि उसकी गुस्ताखी हद से बढ़ रही है और उसे अपनी औकात में रहना चाहिए, वरना मिशन शुरू होने से पहले ही उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है।
टिलॉक ने जवाब दिया, जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो क्या तुम इन पीछा करने वालों को संभाल सकते हो अगर मामला खराब हो जाए? और जंगल में एक ओगर का सामना करने की उनकी काबिलियत पर शुबा जाहिर किया। नकाबपोश आदमी ने सिर्फ एक लफ्ज बुदबुदाया, अमली इम्कानियत। इसी दौरान लियोन जंगल में अकेला था। उसे एहसास हुआ कि ये हाथ पर हाथ धरे बैठने का वक्त नहीं है। अंधेरा होने से पहले उसे शिकार करना था, क्योंकि जब तक वो गांव वापस नहीं जा सकता उसे अपना ख्याल खुद रखना होगा। लियोन निकला और उसने एक जंगी सूअर का शिकार करना शुरू किया, एक ऐसी महारत के साथ जो वो जानता ही नहीं था कि उसके पास है। उसने सोचा कि उसने पहले कभी शिकार करना नहीं सीखा था। उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ ने ज़रूर उसे ये सब सिखाने से परहेज़ किया होगा ताकि उसकी परवरिश ज़्यादा से ज़्यादा एक इंसान के तौर पर हो सके, और ये बात काबिल फ़हम थी। जब उसने सूअर पर हमला करके उसे ज़मीन पर गिरा दिया, लियोन ने सोचा कि शायद उसके वालिद के खून की वजह से ही वो इतनी फुर्ती से हरकत कर सकता है और जानवरों की फितरत को समझ सकता है। शिकार को धोखा देना, उसे थका देना और फिर घफलत के एक लम्हे में उसके कमज़ोर हिस्से पर वार करना। उसने सोचा, क्या उसकी माँ इस बात से डरती थी कि उसके वालिद का अक्स उसमें नजर आने लगेगा? वापस बायरन के जंगल में नकाबपोश आदमी और उसके साथी अपने रास्ते पर थे। टिल अभी भी शिकायत कर रहा था और जंगल को एक ऐसी भूल भुलैया बता रहा था जहां हथियारबंद गॉब्लिन्स और तरबियत याफ्ता ट्रोल्स उन पर हमला कर रहे थे। नकाबपोश आदमी एक तरबियत याफ्ता ट्रोल के ख्याल से हैरान हुआ। इस पर टिलॉक ने तंज करते हुए पूछा, तो क्या तुम्हें यकीन है कि इस दूरदराज इलाके में नस्ली जंग छिड़ गई है? नकाबपोश आदमी ने इसे एक मुबालगा यानी एग्जैजरेशन समझा, लेकिन टिलॉक ने इसरार किया कि मामला कुछ वैसा ही है। टिलॉक ने बात करते हुए इशारा किया, इन दूर के इलाकों में भी ऐसे गांव हैं जो सौदागरों की अंजुमन यानी मर्चेंट गिल्ड से जुड़े हुए हैं, लेकिन हाल ही में आसपास के ओर्क्स के साथ एक बड़ा हंगामा हुआ है और इस सबको भड़काने वाला कोई और नहीं बल्कि टुवेनिया का उरुक था। नकाबपोश आदमी ने नाम पहचान लिया और कहा कि वो नस्ली जंग के दौरान एक अहम शख्सियत था। टिलॉक ने कहा कि उरुक का इतनी दूर यहाँ आना अजीब है। फिर उसने एक मक्कारी भरी मुस्कुराहट के साथ नकाबपोश आदमी से उसकी राय पूछी और इशारा किया कि मामला सिर्फ एक जानवर के शिकार से कहीं ज्यादा पेचीदा लगता है। नकाबपोश आदमी ने उससे कहा कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो उसे हैरान कर देंगी और उसे जल्दी करने को कहा क्योंकि वो पहुंचने वाले थे। जैसे ही वो आगे बढ़े, नकाबपोश आदमी के साथियों ने एक गॉब्लिन को घात लगाकर पकड़ लिया और उससे पूछताछ की, लेकिन गॉब्लिन ने इसरार किया कि वो जो कुछ जानता था पहले ही बता चुका था। नकाबपोश आदमी का साथी सोच रहा था कि जब से उरुक मरा है उसे एहसास हो गया है कि हरमन का अंदाज़ा सही था। उसने तो इसे सिर्फ एक मामूली गांव समझा था। उसने अपने साथी को बताया कि हरमन किनकेड के मर्सनरी टिलॉक के पीछे एक दूसरी जगह जाएगा जो शिकार से जुड़ी हुई लगती है। एक आदमी इस मंसूबे की तब्दीली पर हैरान था क्योंकि उन्हें गांव के दाखिली रास्ते पर मिलना था, लेकिन लीडर ने उसे कोई वाज़े जवाब नहीं दिया। लीडर ने अंदाज़ा लगाया कि हरमन को ज़रूर वहां कुछ ज़्यादा दिलचस्प चीज़ मिल गई होगी। फिर उसने अपने आदमियों को हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ने का हुक्म दिया और वो लियोनिया के घर की तरफ बढ़ने लगे।